Hello dear students. So I'm back again with another video of mine on Sir Henry Maine. पूर्व की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित जो दूसरे मुख्य विधि शास्त्री हैं सर हेनरी मेन, उन्होंने क्या योगदान दिया था ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत विशेषकर जिन्हें हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, अपने तुलनात्मक अध्ययन से वो जिस निष्कर्ष पे पहुंचे थे स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के संबंध में, वो हम लोग जान चुके हैं और समझ भी चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सर हेनरी मेन पार्ट 1 का मैं जो लिंक है वो शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आप ये समझ सके कि मेन महोदय ने अपना तुलनात्मक अध्ययन करके क्या निष्कर्ष निकाला था। आज के इस वीडियो में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था उसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उनका जो विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा आलोचना के बिंदु रहे हैं वो क्या हैं उनको जानेंगे, और उनका यानी मेन महोदय का ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत और विशेष करके जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र में क्या विशेष योगदान रहा वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पूर्व के वीडियो में हम लोग ये तो जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं कि अपने तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सर हेनरी मेन अपने इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि अब तक प्रगतिशील समाजों का संचलन प्रास्थिति से संविदा की ओर रहा है। The movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. ये जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है पूर्व के वीडियो से ही कि सर हेनरी मेन ने अपने तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ये पाया था कि सभी समाज पहले 4 चरणों में तो एक ही तरह से प्रगति करते हैं, लेकिन ऐसे समाज जो उन 4 चरणों से आगे निकलकर लीगल फिक्शन यानी वैदिक मिथक, साम्या यानी इक्विटी और विधायन यानी लेजिस्लेशन के माध्यम से आगे प्रगति करते रहते हैं, उन्हें सर हेनरी मेन ने प्रगतिशील समाज कहा। और जो उन 4 चरणों के बाद में प्रगति नहीं करते हैं विधिक विकास में, उन्हें सर हेनरी मेन ने स्थिर समाज कहा था। उसके बाद उन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाला कि अब तक जो प्रगतिशील समाजों का संचलन है वह प्रास्थिति से संविदा की ओर का रहा है, उसके विशिष्ट कारण थे। दरअसल सर हेनरी मेन के काल में ही कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिसके कारण वो इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे। उन्होंने पारिवारिक निर्भरता का विघटन देखा और उसके स्थान पर व्यक्ति के दायित्वों में समृद्धि होती हुई भी पाई थी। दरअसल पूर्व के रोमन काल में स्त्रियों, बच्चों और दासों की बड़ी ही शोचनीय स्थिति थी और उस स्थिति को उन्होंने समाप्त होते हुए देखा था। धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे थे तो उन्होंने ये पाया था कि there is a gradual dissolution of family dependency and there is the growth of individual obligation in its place. अब यहाँ हम लोग आगे बात को समझने से पहले ये समझ लें कि ये जो उन्होंने टर्म यूज की है प्रास्थिति यानी स्टेटस, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसे किस रूप में हमें समझना होगा। तो स्टेटस यानी प्रास्थिति दरअसल वह स्थिति है जो कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट संगठन में होने से प्राप्त होती है, चाहे वो कोई परिवार हो, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे वो कोई समाज हो, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हिंदू लॉ हम लोग पढ़ ही चुके, तो हमें मालूम है कि पहले जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुआ करती थी, हिंदू अविभाजित परिवार, तो उसका जो मुखिया है वह कर्ता होता था और उस परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति
उनकी प्रास्थिति के कारण होती थी। यानी कर्ता से यदि वो कुछ अपेक्षा करते थे या कोई मांग करते थे, तो वो अपनी उस परिस्थिति के कारण वो मांग करते थे. So there was a status attached to the individual because he or she belonged to a particular family or a particular community or a particular group. So in other words, we can say that status is a fixed condition in which an individual finds himself without reference to his will and of which he cannot divest himself by his own efforts. दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि प्रास्थिति दरअसल वह स्थिर स्थिति है या दशा है जिसमें कि एक व्यक्ति स्वयं को पाता है, जिसमें उसकी स्वयं की इच्छा का संदर्भ नहीं होता है और साथ ही साथ वो अपने स्वयं के प्रयासों से भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है. It is indicative of a social order in which the group, not the individual, is the primary unit of social life. ये दरअसल उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को इंगित करता है जहां पर कि एक वर्ग, ना कि एक व्यक्ति, सामाजिक जीवन का प्राथमिक इकाई के रूप में माना जाता है. यानी सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई के रूप में किसी वर्ग को रखा जाता है, ना कि किसी व्यक्ति को. So every individual is enmeshed in a network of family and group ties. तो हर व्यक्ति जो है वह अपने परिवार या अपने वर्ग से संबंधित जो बंधन है उसके कारण अपनी प्रास्थिति को प्राप्त करता है. With the progress of civilization, this condition gradually gives way to a social system based on contract. जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती रहती है, वैसे वैसे ये जो दशा है धीरे धीरे ऐसे सामाजिक व्यवस्था को स्थान देने लगती है जो कि संविदा पर आधारित होती है. Now this system is characterized by individual freedom. ऐसी जो व्यवस्था होती है उसकी चारित्रिक विशेषता होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता. In that the rights, duties and liabilities flow from voluntary action and are consequences of exertion of the human will. ऐसे में जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और जो दायित्व है वो दरअसल व्यक्ति के स्वयं के स्वेच्छा से किए गए कृत्यों के परिणाम स्वरूप होते हैं और वो जो अपनी इच्छा जाहिर करता है उसी के परिणाम भी हैं. So a progressive civilization in the view of Maine is manifested by the emergence of the independent, free and self-determining individual as the primary unit of social life. सर हेनरी मेन के व्यू के अनुसार, राय के अनुसार, जो प्रगतिशील समाज है वो दरअसल इस प्रकार से अपने आप को जाहिर करने लगता है जिसमें कि व्यक्ति सामाजिक जीवन में प्राथमिक इकाई के रूप में दर्शित होता है और वह स्वतंत्र होता है और अपने आप ही निर्णय लेने में भी सक्षम होता है. दरअसल अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि मेन महोदय ने ये जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन दी थी, यानी प्रास्थिति से संविदा की ओर का जो सिद्धांत दिया था, वह एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्योंकि उनके इस सिद्धांत के कारण हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शित होता है कि समाजों में विधि का जो विकास है वह क्रमबद्ध तरीके से ही होता है.
तो जो बात मैं आपसे कह रही थी कि हेनरी महोदय के स्वयं के काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनमें उन्होंने परिवर्तन होते हुए देखा, जैसे कि द रोमन फैमिली, द स्लेव, कास्ट, medieval guilds, feudal nexus, which were typical instances of status, started dissolving. उन्होंने ये पाया था कि रोमन परिवार जो थे, दास प्रथा जो थी, जाति की जो प्रथा थी, ये सारी की सारी चीजें जो टिपिकली एक परिस्थिति की ओर इंगित करती हैं, उनका विघटन प्रारंभ हो गया था। तो पारिवारिक निर्भरता का विघटन शुरू हुआ और उसके स्थान पर व्यक्ति के दायित्वों में वृद्धि हुई। उन्होंने ये भी देखा कि जो स्लेवरी यानी दासता थी, उस प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। स्लेवरी वाज abolished. He also found that expanding industrial and capitalist societies necessitated freedom of labor and contract. विस्तारित होते हुए औद्योगिक तथा पूंजीवादित समाजों से कार्मिक तथा संविदा की स्वतंत्रता अवश्यंभावी होती हुई उन्होंने देखी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि ये जो इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में विस्तार हुआ था, उसके कारण गतिशीलता में भी वृद्धि हुई थी। There was increase in mobility. तो जो व्यक्ति थे वो एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जाने लगे, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होने लगे। जो अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित लोग थे, वो अपने क्षेत्रों से भी बाहर जाकर काम करने लगे। तो इस कारण से जो एक परिस्थिति की स्थिति थी वह विघटित होने लगी और उसके स्थान पर संविदा स्थान प्राप्त करने लगी। There were free contractual agreements between employer and employee. नियोक्ता और जो नियोजित व्यक्ति हैं, उनके बीच उन्होंने देखा कि स्वतंत्र संविदात्मक ठहराव होने लगे। उन्होंने ये भी देखा कि लीगल प्रोहिबिशंस जो थी लेबर और ट्रेड यूनियंस के अगेंस्ट, वो भी समाप्त होने लगी और लीगल पोजीशन जो मैरिड वुमेन की थी इंग्लिश लॉ में, वह भी अपने आप में अधिक स्थान प्राप्त करने लगी थी। जैसे कि हमारे यहाँ तो आज भी कई समाजों में ये माना जाता है कि विवाह के बाद स्त्री जो है वो अपने हस्बैंड की पर्सनालिटी में पूरी तरह से मर्ज हो जाती है और उसकी जो लीगल इंडिपेंडेंस है वो एक तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन उन्होंने इंग्लिश लॉ में ये पाया कि ये स्थिति परिवर्तित होने लगी थी और जो इंग्लिश विमेन थी उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स मिलने लगे थे, यानी लीगल इंडिपेंडेंस उनको मिलने लगी थी। खास तौर से कैथोलिक एंड जूइश सिविक डिसेबिलिटी से संबंधित जो अधिनियम वहां पे पारित हुआ था, उसके चलते ये पाया गया था कि जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों के पर्सनालिटी में मर्जर जैसे एस्पेक्ट से थोड़ा सा बाहर आने लगी थी। जो सर्वेंट्स यानी दास हैं, वो भी अपने मास्टर यानी अपने मालिक तक ही सीमित नहीं थे। They were not bound to the masters anymore and the household. In fact, infants जो नवजात हैं, उन लोगों को भी किसी हद तक दरअसल अधिकार प्राप्त होने लगे थे। तो इन सब के चलते उन्होंने अपनी थीसिस में जो लिखा वो ये लिखा कि अब तक प्रगतिशील समाजों का संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर रहा है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्द है अब तक, हिदरटू, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा था कि सर हेनरी मेन ने दरअसल भविष्य में क्या है उसके बारे में विशेष न कह करके जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया
उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई अब तक तो प्रगतिशील समाजों का संचलन पारिस्थिति से संविदा की ओर का रहा है। ठीक है, लेकिन आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सर हेनरी मेन ने जो बात कही थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की, वह अब उतनी ज्यादा संगत नहीं रह गई है, प्रासंगिक नहीं रह गई है। खास तौर से 20वीं शताब्दी की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण उन्होंने जो बात कही वह अब उस रूप में प्रासंगिक नहीं रह गई है। Now, in view of the emergence of welfare state, the statement made by Maine is no longer relevant in that form. कैसे हम ये बात कहते हैं? क्योंकि हमने आगे के जो समाज देखे, बाकी के विधि शास्त्रियों के माध्यम से ये जाना है कि दरअसल व्यक्ति जब बाहर आए हैं उसके बाद में उन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाया जहां पर उन्हें कुछ प्रोटेक्शंस की भी आवश्यकता थी और साथ ही साथ राज्य के कल्याणकारी स्वरूप प्राप्त करने के कारण राज्य से यह अपेक्षित होने लगा कि व्यक्तियों को राज्य के द्वारा संरक्षण दिया जाए। इन्हीं सब के चलते हमने ये पाया है कि बाद में कर्मकारों की व्यावसायिक संघों से संगति हुई। There was an association of workers which was in the form of trade unions, और इन ट्रेड यूनियंस के बनने के कारण जो ये संघों से संगति हुई उसके कारण कलेक्टिव बार्गेनिंग का उद्भव हुआ, जिसमें कि कर्मकार अपने एसोसिएशंस के माध्यम से अपने एम्प्लॉयर्स से कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगे, बातचीत करने लगे और अपने आप को उन्होंने इस परिस्थिति में पाया कि जब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं तो दरअसल उनकी बात को भी सुना जाता है और उनके अनुरूप जो वो अपेक्षा करते हैं वो कार्य भी उनकी हित के लिए किए जाते हैं। उसके अलावा सामाजिक बीमा यानी सोशल इंश्योरेंसेस, हम इन चीजों को भी आगे चलकर देखते हैं कि विधि के रूप में इन्हें भी राज्यों के माध्यम से लागू किया गया। हम लोग ये तो जानते ही है ना, जैसे वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट है जिसमें कि कर्मकार को क्षति पूर्ति होती है, कंपनसेशन मिलता है, प्रतिकर मिलता है। मिनिमम वेजेस एक्ट हम देखते हैं एक इस तरह का अधिनियम है जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कर्मकार अमुक एस्टैब्लिशमेंट में कार्य कर रहा है तो उसे न्यूनतम मजदूरी तो दी ही जाएगी। फैक्ट्रीज एक्ट्स के माध्यम से, नेशनल इंश्योरेंस एक्ट्स के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हम जानते हैं कि दरअसल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो कंपल्सरीली कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस में, योगदान देंगे, अंशदान देंगे, है ना। उसके बाद आज के समय में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मानक संविदाएं होती हैं। ये आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की जब पेपर की तैयारी की होगी, पढ़ा होगा, तो आप लोगों को मालूम है कि ये मानक संविदाएं भी होती हैं। जैसे आज के समय में भी आपको मालूम ही है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी स्वरूप अगर आप देखें, व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप को यूज करने से पहले एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट टाइप होता है जिसको हम लोग सब एग्री कर देते हैं साधारणतया बिना पढ़े। दैट इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मानक संविदाएं हैं, ये भी दरअसल अस्तित्व में आ गई और आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा हम इनको देखते हैं। इनके अंतर्गत क्या है कि ये संविधाएं इस तरह की होती हैं जिनमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स लेड डाउन होते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से ही सभी व्यक्ति उनमें अपनी अपनी संविदाएं कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आज के समय जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सर हेनरी मेन ने जो बात कही थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाली, अब वो एक्चुअली रिवर्स हो गई है एक तरह से और काउंटर मूव होने लगा है। यानी कि हम ये पाते हैं कि अगेन
they have started moving from contract to status. हम लोग फिर से अब संविदा से प्रास्थिति की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि अब प्रास्थिति किन्हीं अन्य चीजों पर आधारित हो गई है, जैसे कि कंज्यूमर अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रास्थिति एक कंज्यूमर की तरह है ना। इस तरह से जब हम संविदाओं को देखते हैं या इस तरह से जब हम अधिनियमों में आते हैं कि कोई क्लॉज इस तरह का है कि अच्छा अगर ये व्यक्ति अमुक है तो फिर इसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरह से हमें वो सुविधा क्यों मिल रही है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर वर्ग में हैं जिसमें कि उस अधिनियम का संरक्षण मिल रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि हम अब एक काउंटर मूव ले चुके हैं, यानी अब हम लोग संविदा से पुनः प्रास्थिति की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने जो बात कही थी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाली, सबसे ज्यादा आलोचना उनकी इसी बिंदु पर बाकी के विधि शास्त्रियों ने की है। उसके अलावा ये भी एक आधार रहा उनके द्वारा दी गई सिद्धांत की आलोचना करने का कि ये पाया गया कि विकासशील देशों के संबंध में मेन द्वारा निर्धारित मिथक, साम्य और विधायन का क्रम दरअसल संशोधित हो गया है। अर्थात ये पाया गया कि जानबूझकर बनाया गया विधायन अब प्रथम चरण में आ गया है और मिथक और साम्य बाद के चरण में आ रहे हैं। जबकि सर हेनरी मेन ने कहा था कि विकासशील समाज में चौथे चरण के बाद सबसे पहले विधिक मिथक आता है, उसके बाद साम्य और साम्य के बाद विधायन आता है। विधि शास्त्रियों ने यह पाया कि विकासशील देशों में अब ये क्रम अलग तरह से दर्शित होता है, यानी जानबूझकर बनाया गया विधायन तो अब प्रथम चरण में आ गया है और मिथक और साम्य बाद के चरण में आ रहे हैं। The sequence of fiction, equity, and legislation determined by Maine in relation to the progressing countries stands amended. Knowingly made legislation has now come in the first stage, and fiction and equity are coming in later stages. उसके बाद दूसरा जो बिंदु है उनकी सिद्धांत की आलोचना का, वो है कि 20वीं शताब्दी के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मानवाधिकार और सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणाओं के कारण अब प्रास्थिति महत्वपूर्ण बन गई है। Now the status has become important because of the welfare concept of the state in the 20th century, the concept of human rights, and also because of the social economic justice. ये जो concepts अब अस्तित्व में आ गए हैं तो इनके कारण हम दरअसल पुनः प्रास्थिति की तरफ बढ़ चुके हैं। ये तो अभी हम लोगों ने जान ही लिया है कि किस प्रकार से ये हुआ है ना। लेकिन यहीं पर ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सर हेनरी मेन ने कहा था कि अब तक जो क्रम हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। ध्यान है ना, मैंने कहा था उन्होंने जो वर्ड यूज किया है हिदरटू, यानी अब तक जो हुआ है उनके हिसाब से वो उस प्रकार से रहा था। The movement of the progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. तो जो ये आलोचना करते हैं उनकी जो प्रति आलोचना की जाती है उन्हें यही कहा जाता है कि सर हेनरी मेन ने तो स्वयं ने ये कहा था कि भाई अब तक जो मूवमेंट हुआ है प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उन्होंने भविष्य के बारे में तो कोई बात कही ही नहीं है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं सर हेनरी मेन ने किस प्रकार से विधि शास्त्र में योगदान दिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न विधि शास्त्रियों का क्या मत है कि सर हेनरी मेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, विधि शास्त्र के अंतर्गत उनका जो योगदान रहा ऐतिहासिक विचारधारा में विशेष करके। तो हम लोग देखते हैं कि सर हेनरी मेन ने जो सिद्धांत दिए उसमें दरअसल मॉन्टेस्क्यू तथा सेविग्नी के सिद्धांतों के अच्छे गुणों का भी सम्मिश्रण है। We find that it is actually a combination of the best qualities of the principles of Montesquieu and Savigny.
मॉन्टेस्क्यू और सेविग्नी के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें कहीं ना कहीं जाकर के अतिशयता भी हो जाती थी. There were excesses in their theories. सर हेनरी मेन ने उन एक्सेसेस का त्याग किया और उन्होंने इन महोदयों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बेस्ट क्वालिटीज को समझा, गुना और उसके कॉम्बिनेशन के साथ अपना अध्ययन किया था. मेन डिस्क्राइब्ड एज टू हाउ लॉ हैज डेवलप्ड, ये उनकी दूसरी विशेषता है. मेन ने इस बात का वर्णन किया कि विधि किस प्रकार विकसित हुई है. वो इन बातों में नहीं उलझे कि विधि क्या है या विधि क्या है होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखा कि विधि किस प्रकार से विकसित हुई है, हाउ लॉ हैज डेवलप्ड. उसके अलावा उनका अध्ययन मात्र किसी एक देश की विधि पर ही आधारित नहीं है, अपितु रोमन, अंग्रेजी आदि विधिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है. But this is actually the reason why his study is being given the greater importance than any other study that has been done by the jurists. Because his study is not based on a law of a particular state, but it is based on the comparative study of the legal systems of Roman or England, etc., etc. साधारणतया उस समय में जो विधि शास्त्री थे वो रोमन विधि पर ही अपने अध्ययन आधारित करते थे, जबकि सर हेनरी मेन महोदय ने इस तरह से नहीं किया. उन्होंने विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद अपने निष्कर्ष तक वो पहुंचे हैं. इसके अलावा हम पाते हैं कि विधि की प्रगति के तत्व में मेन ने समाजशास्त्रीय विचारधारा का बीजारोपण किया. मेन्स एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लॉ कंटेन द जर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे अगले वीडियोस से. He had a balanced view of history. इतिहास का उनका विचार संतुलित रहा. तो दरअसल उन्होंने जो कम्युनिटी और लॉ में जो डेवलपमेंट होता है उसके बीच जो लिंक है उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया. एक समुदाय और विधि, इनका विकास जिस तरह से होता है, इनके बीच में जो संबंध है, जो लिंक है, उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस में सर हेनरी मेन का रहा. उन्होंने जो अध्ययन किया उससे कई सारे राइटर्स हैं जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जिनमें से विनेग्रेडॉफ, मेटलैंड, फ्रीडमैन, लॉर्ड ब्राइस, सीली, सिडविक इत्यादि विधिवेत्ता रहे हैं. ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो विधिवेत्ता है, ज्यूरिस्ट्स हैं, ये केवल लॉ से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनमें से कई लोगों ने तो आगे चल करके पॉलिटिकल साइंस में भी अपने कई सिद्धांत हैं वो दिए और सर हेनरी मेन के अध्ययन से उन लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त हुई. आशा करती हूँ कि इन 2 वीडियोस के माध्यम से सर हेनरी मेन के बारे में और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो अध्ययन किया और जो निष्कर्ष निकाले, उनके संबंध में आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा. आप सभी लोग अपना बखूबी ध्यान रख रहे हैं, ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ. God bless you all. Please do take care, very good care of yourselves and your near and dear ones. Thank you.